इसके वरिष्ठ नेतागण, प्रवक्तागण और हमारे चुनाव में जो साथी सारे मीडिया का और तमाम कोऑर्डिनेशन का काम देख रहे हैं, वो हमारे सभी साथीगण। मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबने अपना समय निकाला और यहाँ आप लोग आए। आप सबने देखा होगा कि किस तरह से एक सिलसिलेवार अटैक, प्रहार लोकतंत्र पर हो रहा है। और ये लोकतंत्र पर प्रहार पिछले एक दशक से 2014 से हम लोग लगातार देख रहे हैं। सबसे पहले तो तमाम स्वायत्त संस्थाओं जो ऑटोनॉमस तरीके से काम करने के लिए बाध्य हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके सैंक्टिटी को खत्म किया गया। उनका उपयोग केंद्र की सरकार अपने राजनीति के लिए करती है, उनको वेपनाइज करती है। और उसके कई उदाहरण हम सबके सामने हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, अलग अलग पालिकाएं हो, पार्लियामेंट हो, सभी संस्थाओं की अवमानना 2014 के बाद हुई है। और उसके कई उदाहरण हैं। बहुत सारे जगह पर आप लोगों की भी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है और उसके बावजूद, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आप लोग खड़े रहे हैं। जब ये चल ही रहा था तब राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की और उसके बाद संविधान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए वो खुलकर आगे आए। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हो जाने के बाद हम सबको ऐसा लगता था कि ये जो परिणाम आए हैं, इन परिणामों से विपरीत जन भावनाएं थी। जन भावनाओं का रिफ्लेक्शन चुनाव के परिणामों में दिखाई नहीं दिया। लेकिन एक जिम्मेदार विपक्षी दल का नेता होने के नाते राहुल जी ने पहले दिन उन पर किसी प्रकार का कोई सवाल खड़ा नहीं किया। सबसे पहले सारे पोलिंग बूथ वाइज हमारे अपने आकलन और लोगों से बातचीत और चुनाव के वोटर लिस्ट, इन सारी चीजों का परीक्षण करके देखना शुरू किया। संदेह सबको था कि कहीं ना कहीं चुनाव की प्रक्रिया बाधित हो रही है। मैं यहां ऑन रिकॉर्ड कहना चाहती हूं कि शोलापुर जिले के एक ग्राम पंचायत ने तो पूरी पंचायत ने ग्राम सभा बुलाकर तय किया कि हम सब ने जिस पार्टी को वोट दिया उस पार्टी के पक्ष में परिणाम हमारे पोलिंग बूथ से नहीं आए। तब पहली बार यह संदेह हुआ कि कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है। यह भी सही बात है कि जिस तरह से सारे नैरेटिव्स को कंट्रोल करने वाले जो कॉर्पोरेट घराने हैं, उनके साथ सत्ता का गठजोड़ है। उनको LIC सौंपा जाता है, उनको खदानें सौंपी जाती हैं, उनको पोर्ट्स और एयरपोर्ट सौंपे जाते हैं और उनको क्योंकि धारावी भी सौंपी जानी थी, उसने भी महाराष्ट्र के चुनाव को प्रभावित किया था। तो ये भी बात थी कि दोनों में से किसका प्रभाव ज्यादा रहा उसका अंदाज लिया जाए। और जब ये सारे रिकॉर्ड्स को देखा गया और फिर जैसे जैसे चुनाव बिहार के पास आए और बिहार में इन्होंने SIR चलाया, एक स्पेशल मुहिम चलाकर 68 लाख भारत देश के नागरिकों को वोट डालने से महरूम किया। उसके बाद ये बात सामने आई कि अब तो इस वोट चोरी को पर्दाफाश करना चाहिए और इससे अब बचा नहीं जा सकता। तो 2 दिन पहले आप सबने देखा ही, लाइव कवरेज हुआ कि किस तरह से एक दूसरे देश की मॉडल का फोटो लगाकर 21 बार हरियाणा में वोट डाला गया। किस तरह से एक ही प्लाट में रहने के नाम पर एक ही पते से करीब 200 से ऊपर कई 100 लोगों ने वोट कास्ट किया। और पता चला कि कैसे बिहार में भी एक वोट हुआ है, दिल्ली में भी वोट हुआ है। इस तरह से बड़े पैमाने पर वोट चोरी का मामला सामने आया और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में वोट चोरी से बचने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोकतंत्र
को बचाने के लिए एक सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत की। हमारे अपने प्रदेश तेलंगाना में, क्योंकि पहले तो कुछ साथ के इलाकों में बाढ़ की परिस्थिति थी, फिर संगठन नवसृजन और बाय इलेक्शन का माहौल आया, लेकिन आने वाले समय में 11 तारीख के बाद पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में लोगों तक पहुंचकर ये सिग्नेचर कैंपेन को शुरू किया जाएगा। जो ऑलरेडी चल रहा था उसकी मुहिम को तेज किया जाएगा और हम सब नवंबर महीने के लास्ट वीक में अपने तमाम सिग्नेचर्स जो लाखों की संख्या में होंगे उनको लेकर रामलीला मैदान जाएंगे और दिल्ली में जो राष्ट्रीय स्तर पर वोट चोरी और तमाम तरह से लोकतंत्र पर जो आज अलग अलग तरह का अटैक हो रहा है, लोगों के हक और अधिकार पर अटैक हो रहा है, उसका विरोध करने के लिए खारगे जी और राहुल जी के नेतृत्व में एक विशाल जन रैली के लिए इकट्ठा होंगे और हमारे ये जितने भी सिग्नेचर्स हैं ये लेकर हम राष्ट्रपति का भी आह्वान करेंगे और इलेक्शन कमीशन को सौंपेंगे कि उनको हम आईना दिखा सकें और वो इस पूरे लिस्ट की समीक्षा कर सकें। मैं अनुरोध करूंगी प्रदेश अध्यक्ष जी से कि वो भी तेलुगु में आपसे कुछ बातचीत रखें और इस बात को आगे लेकर जाएं। అందరికీ నమస్కారం। రాహుల్ గాంధీ తీసుకున్నటువంటి ఓట్ చోరీ కార్యక్రమం దేశ